नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। खालिस्तान आंदोलन चलाने वाले लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई ब्रिटेन में हुई है और ऋषि सुनक ने एक टास्क फोर्स के जरिए ऐसे 300 खातों को सीज किया, पता लगाया कि जिनमें ऐसा कुछ पैसा आ रहा था जिससे खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा सके। ब्रिटेन की सरकार की ये जो बड़ी कार्रवाई है, इसमें सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन के 20 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए हैं और ये कार्रवाई भारत की सरकार के इनपुट के आधार पर की गई। भारत सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्त है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी, तब उसके बाद से अचानक से देखा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो एक्टिव हुए और जो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में तांडव हुआ, जिस तरह से लाल किला कांड हुआ, उसमें खालिस्तान का झंडा लहराया गया, आंदोलन के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और उसके बाद जो इंटेलिजेंस है भारत की, वो जो हमारे गुप्तचर विभाग है वो एक्टिव हुए। बहुत सारे लोग उस समय कह रहे थे कि इनको डंडा मारकर क्यों नहीं भगा दिया गया, क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर है कि ये मुट्ठी भर लोग बैठे हैं दिल्ली की सड़कों को घेरकर, इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा। तो मैं पहले भी लोगों को बताता रहा हूं, मेरे पास जो इनपुट्स थे वो इसी तरह के थे कि जो हमारा गुप्तचर विभाग है, खासतौर पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसमें बेहतरीन काम किया और आंदोलनकारियों में घुसकर के वहां से जो इनपुट इकट्ठे किए, उससे सरकार इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि यह आंदोलन फर्जी है, किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, किसानों के कंधे पर केवल बंदूक रखी गई है, यानी उनको एमएसपी की गारंटी और 3 कानून को काला बताकर कृषि कानूनों को वापसी करने की जो बात बताई गई, उसमें उनका ज्ञान अधूरा है, उनको नॉलेज नहीं है कि यह किसानों के हित के लिए कानून है, लेकिन उनके दिमाग में भर दिया गया और उनको उसके लिए पैसा भी दिया गया। ये जो फंडिंग हुई है, इसमें दुनिया के कई देश शामिल थे। ये जब इनपुट लगे तो सरकार का जो आईबी विभाग है वो एक्टिव हुआ और भारत की सरकार यानी मोदी सरकार ने जिस तरह से दुनिया में अपने रिश्ते कायम किए हैं, उसमें ब्रिटेन से ऋषि सुनक के रिश्ते मोदी जी से जिस कदर हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। और इसी के कारण ये तय हुआ कि दुनिया में जहां से भी इन खालिस्तानियों को फंडिंग की जा रही है, उन सोर्सेज पर प्रहार किया जाए। कनाडा में जिस तरह से खुलकर सरकार साथ है, जस्टिन ट्रूडो को हमने देखा कि वहां तो वो कार्रवाई करता नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस आंदोलन चलाने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले, खालिस्तान की रैली निकालने वाले, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अमेरिका हो, चाहे फिर जो आप देख रहे ब्रिटेन हो, फिर इसके अलावा दुनिया के किसी भी कोने में ये आंदोलन करने वाले हों, इनके खिलाफ मोदी सरकार के इनपुट्स के आधार पर वहां की सरकार से मदद ली जा रही है। और इसी के कारण आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा, लगभग अभी तक ऋषि सुनक सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए इनके जब्त किए गए हैं। एक बड़ा प्रहार इन खालिस्तानी आंदोलन चलाने वालों के ऊपर हुआ है। और इसमें आपको बता दें, जो टास्क फोर्स ऋषि सुनक ने बनाई, इसके कारण जो बैंक अकाउंट है, खाली उसी में नहीं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी वहां जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका पता लगाया गया। और यह पता लगा कि एसएफजे जो है वो स्कॉटलैंड में खालिस्तान के समर्थक में जो रेफरेंडम के लिए पैसा जमा कर रही थी, उसमें ये पैसे लोगों को दिए जाने थे। रेफरेंडम में आओगे, वोट डालने आओगे तो आपको फंडिंग मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, इस तरह की चीजें कराई जा रही थी। तो ये जब सरकार को पता लगा तो ये तय हुआ कि जो भी सोर्सेज हैं इसको बंद किया जाएगा। देश के अंदर भी बहुत सारे राजनीतिक दल इसको चाहते थे कि इस तरह का मूवमेंट चले, ताकि जो पंजाब है वहां जिस तरह से अब शांति है उसको भंग किया जाए। हमने देखा है 80 का दशक, जब पंजाब के अंदर जगह जगह बम विस्फोट होते थे, हिंदुओं की हत्या कर दी जाती थी, प्लानिंग थी कि हिंदू दहशत में आकर पंजाब को छोड़ के चले जाएं और यहां केवल सिख रह जाएं। उन सिखों में भी कन्वर्जन जारी है और ये एक दिन भारत से इस पंजाब को काट कर पाकिस्तान में मिला दिया जाए। लेकिन उन सभी देश विरोधी ताकतों के मंसूबों पर पानी फिर गया जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक किसी दिन देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की कि आरएसएस को खत्म कर दिया जाए, आरएसएस को बैन कर दिया जाए और इनके जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप और संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनको उठा करके किसी ना किसी केस में झूठा फंसा कर जेल में डाल दिया जाए।
आपको याद होगा कांग्रेस की सरकारों में हिंदू आतंकवाद का जो शब्द गढ़ा, उसके पीछे का षड्यंत्र यही था। राहुल गांधी के आज के भाषण आप सुने, उसमें वो कभी पीएफआई को बैन की बात नहीं करता, वो सिम्मी को बैन करने की बात कभी नहीं की। वो कहता है हमारी सरकार आई तो हम आरएसएस जैसे संगठन पर बैन लगाएंगे। आरएसएस के विरोध में ये चाहे वामपंथी हो, ये तो पहले से बोलते आए हैं, अब कांग्रेस खुलकर बोलने लगी और तीसरी आम आदमी पार्टी इसमें शामिल हुई। और जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से जिस तरह से यह आंदोलन तेज हुआ, इसके कारण आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। और सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खासम खास रहे कुमार विश्वास, जो कि आज कवि हैं और अब तो कथावाचक हैं, उन्होंने खुलकर एक आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि एक दिन मैं आजाद देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। वो खालिस्तान की बात करते हैं, वो खालिस्तानी आतंकवादी के घर पर ठहरते हैं। ये आरोप और किसी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल के परम मित्र कुमार विश्वास ने लगाए, मीडिया में लगाए। आज भी वीडियो वायरल है और वो हमेशा उसको रिपीट करते हैं। और ताज्जुब देखिए कि अरविंद केजरीवाल जरा सी कोई बात में पत्रकार के खिलाफ मानहानि का केस कर दें, किसी के खिलाफ मानहानि का केस कर दें, कुमार विश्वास की इस बात पर आज तक कोई उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। मुझे नहीं पता कुमार विश्वास जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है कितना झूठ है, भाई आपस की दोस्ती है, लेकिन कुमार विश्वास का दावा है। और वो तो कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर केस करे। अरविंद केजरीवाल जी ने केस नहीं किया है, इसी से ये आइडिया माना जा रहा है कहीं तो कुछ तो लिंक आम आदमी पार्टी का है। ये है कि नहीं, ये कुछ दिनों बाद पता लगेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसके कारण आम आदमी पार्टी को सहानुभूति की वोट मिले। और इसीलिए आप देख रहे हैं दिल्ली का शराब घोटाला चल रहा है, ईडी की तरफ से 8 सम्मन दे दिए गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। चाहे तो दिल्ली में ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल को जब चाहे उठा सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ना वो करेंगे, क्योंकि चुनाव में जिस तरह का विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी तुरंत खेलती है। गुजरात का चुनाव पिछले दिनों था, आपने देखा, जैसे ईडी का सम्मन आया ये कहने लगे साहब हमसे बीजेपी डर गई, इसलिए हमें सम्मन भेज रही है, गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन अब जो चीजें खुलकर आ रही हैं, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग एक बार फिर से किसान आंदोलन के नाम पर हरियाणा का बॉर्डर घेर कर बैठे हैं। वहां से बैलून में खालिस्तान जिंदाबाद लिख करके उसको लहराया गया, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, दिल्ली कूच की बात की गई। और अब ताज्जुब देखिए कि यही किसान नेता आज ईवीएम पर बात कर रहे हैं। किसान का मुद्दा छोड़ दिया, ये कह रहे साहब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे। ये आज बात कर रहे हैं तो ये बात करते हैं कि साहब ये तो मोदी का ग्राफ कम करना है। किसान का मोदी के ग्राफ से क्या लेना देना? ये बता रहा है कि किस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। ऐसे में केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई और जिन जिन देशों से भारत की ट्रीटी है यानी समझौता है, उन सभी देशों को ये अपना जो इंटेलिजेंस इनपुट था ये प्रोवाइड कराया और उनको कहा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनको जिन जिन देशों से फंडिंग आ रही है उस पर नजर बनाई रखी जाए। और इसी का नतीजा आप देखिए कि ऋषि सुनक सरकार ने 100 करोड़ रुपए जब्त किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक अमाउंट है। 300 ऐसे खातों को सीज करना ये दिखा रहा है कि अब किसी भी धरती से भारत विरोधी अभियान ये लोग चलाएं, वहीं पर भारत की सरकार एक्शन लेती है। दुनिया के जो भी देश हैं उनको एक्शन लेने को मजबूर करती है, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है। अब चाहे पीएफआई हो, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हो, या देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देखने वाला गैंग हो, उन सबके खिलाफ मोदी सरकार कड़ाई से एक्शन ले रही है। यूएपीए की धाराओं में देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है और ये माना जा रहा है कि अगर ये ऋषि सुनक के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता तो ये जो पैसा है जो खातों में इकट्ठा था, रेफरेंडम के अलावा ये भारत में दंगा फसाद कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। किसान आंदोलन उसका ही एक प्रयोग है। और ये जो बात कही जाती है कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं उसके बाद एक आंदोलन भारत में खड़ा होता है,
कहीं ना कहीं लग रहा है लोगों को लिंक के, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ लिंक दिखाई दे रहा है। अगर ये पैसा जब्त नहीं होता तो क्या ये पैसा भारत में मोदी को हराने के लिए, दंगा फसाद करने में इस्तेमाल होना था? इसकी जांच अभी जारी है। चुनाव निपटने दीजिए। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जब मोदी बन जाएंगे उसके बाद निश्चित समझ लीजिए इन सब चीजों का खुलासा होगा कि ये जो देश विरोधी एक्टिविटी, खालिस्तानी मूवमेंट, पीएफआई की एक्टिविटी और दंगे फसाद जो देश में हुए हैं, इसमें किन किन नेताओं का हाथ है। और इसलिए तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का बनना बहुत जरूरी है। हर राष्ट्रभक्त की यह जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कसें। हफ्ते की 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़े तो लोगों को समझाने के लिए खुद से निकलें। भारतीय जनता पार्टी का ये अकेले का कोई काम नहीं है कि वो मोदी को पीएम बनाए। ये हर उस राष्ट्रवादी और सनातनी की जिम्मेदारी है जो इस देश को भारत माता मानता है और सनातन संस्कृति को मानता है। आप अगर मेरी राय से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और आपका कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके दिए हुए मुद्दों पर अपनी राय रखकर और न्यूज़ में उसको बता सकें। वंदे मातरम।